विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं नए विषय पर। उस विषय है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम अन्य शब्दों में कहें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट या सुधार योजना के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने आपसे वीडियो में होम रूल आंदोलन की चर्चा किया और होम रूल आंदोलन ने मॉन्टेग्यू को उत्तरदायी शासन देने के विषय में विवश कर दिया और उनको घोषणा करनी पड़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 की पूर्ण रूप से परिचर्चा करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो लॉर्ड वेलिंगटन गोखले से प्रार्थना करते हैं कि आप भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए कोई प्रारूप दीजिए, योजना दीजिए। तो गोखले ने एक राजनीतिक टेस्टामेंट दिया जिसका नाम पड़ा गोखले राजनीतिक टेस्टामेंट 1917 इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1917 में हुआ। दूसरा क्या है, 19 निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों ने राजनीतिक सुधारों से संबंधित एक मेमोरेंडम दिया, उसने भी पृष्ठभूमि में काम किया। तीसरा, कांग्रेस और लीग के बीच 1916 में एक समझौता हुआ, एक योजना आई। यह योजना जो मेमोरेंडम गया हुआ था निर्वाचित सदस्यों का, दोनों लगभग एक जैसी थी। और चौथी बात आई जो थी वो होम रूल आंदोलन था जिसको तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। अंत में मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को उत्तरदायी शासन, भारत में उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर देते हैं। कहते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को सुशासन देना है। कब मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं? 20 अगस्त 1917 को पहली बार भारत में 20 अगस्त 1917 को सुशासन देने की मॉन्टेग्यू, जो भारत का क्या है, राज्य सचिव है, घोषणा करता है कि भारत को हम क्या देंगे, सुशासन देंगे। लेकिन अपने प्रस्ताव में वो कहता है कि हम ये जो भारत को सुशासन देंगे इसको टोटल एक बार में नहीं देंगे, कई चरणों में देंगे, खंड खंड में देंगे। और ये चरण डिपेंड करेगा भारतीय नेताओं का सुशासन के संदर्भ में प्रगति क्या है। और ये प्रगति तय कौन करेगा? ब्रिटिश संसद और भारत सरकार तय करेगी। क्या कहा कि सुशासन देंगे। सुशासन को हम कई चरणों में देंगे। चरण का निर्धारण भारतीयों का सुशासन में प्रगति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? भारतीयों का सुशासन में प्रगति पर निर्भर करेगा। और यह प्रगति का निर्धारण कौन करेगा? ब्रिटिश संसद और भारत सरकार। कौन तय करेगा कि भारतीय सुशासन के लिए ठीक है, उपयुक्त है, इनमें योग्यता आ गई है? यह कौन तय करेगा? ब्रिटिश संसद और भारत सरकार। यह पहली शासकीय घोषणा है। क्या है? पहली शासकीय घोषणा है जिसमें ब्रिटिश डोमिनियन भारत को देने की बात स्वीकार की जाती है। क्या देने की बात स्वीकार की जाती है? ब्रिटिश डोमिनियन देने की, यानी डोमिनियन स्टेटस देने की बात स्वीकार की जाती है। यह बात मार्ले इनकार कर चुका था, लॉर्ड मार्ले जो है इनकार चुका था, लेकिन मॉन्टेग्यू ने क्या किया? मॉन्टेग्यू ने इस बात को स्वीकार किया। यह जो प्रस्ताव आया इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। क्यों अगस्त प्रस्ताव कहते हैं? क्योंकि ये 20 अगस्त 1917 को आया था। अगस्त प्रस्ताव पर विचार के लिए क्या हुआ? एक बैठक बुलाई गई। कहां? शिमला में बुलाई गई और उस बैठक को सर्वोच्च परिषद ने विचार किया। इस विचार के बाद मॉन्टेग्यू ब्रिटिश का हुकूमत का, ब्रिटिश संसद का एजेंट बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के भारत आता है। भारत में कब चलता? लंदन से 18 अक्टूबर 1917 को लंदन से भारत के लिए चलता है। और 10 नवंबर, कब बच्चों? 10 नवंबर 1917 को
बंबई पहुंचता है। मॉन्टेग्यू लंदन से कब चलता है? 18 अक्टूबर 1917 को। और भारत कब पहुंचता बंबई? 10 नवंबर 1917 को बंबई पहुंचता है। और पुनः वो अप्रैल 1918 में लंदन चला जाता है, वापस चला जाता है। लंदन जाकर के मॉन्टेग्यू कहता है कि मैं भारत में जितने दिन रहा, भारत में जितने दिन रुका, उतने दिन यह सोचने में अपना समय लगाया कि मैं कौन सी ऐसी योजना प्रस्तुत कर दूं जिसको भारत सरकार स्वीकार कर ले। अर्थात उसने अपना पूरा समय एक योजना, एक मसौदा बनाने में लगा दिया। और इन्होंने अपना मसौदा 8 जुलाई 1918 को, कब? 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिपोर्ट के नाम से पब्लिश किया। जो मॉन्टेग्यू ने योजना बनाई, उस योजना का पब्लिकेशन कब हुआ? प्रकाशन 8 जुलाई 1918 को। कब हुआ? 8 जुलाई 1918 को। इस रिपोर्ट का क्या नाम दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्या नाम दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में केवल 3 बातें थी। कितनी बातें थी? 3 बातें थी। पहली बात यह है कि स्थानीय संस्थाओं को, किसको? स्थानीय संस्थाओं को, पहली बात स्थानीय संस्थाओं को बाह्य नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति देंगे और इनको स्वायत्ता प्रदान करेंगे। किसको? स्थानीय संस्थाओं में यथासंभव, जितना संभव होगा, बाह्य नियंत्रण से पूर्ण स्वायत्ता देंगे। दूसरा क्या कहा? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 3 बात कहता है। कहता है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, इनको हम क्या देंगे? बाह्य नियंत्रण से पूर्ण मुक्त स्वायत्ता प्रदान करेंगे। दूसरा कहता है कि प्रांतों को उत्तरदायी शासन देंगे। लेकिन केंद्रीय सरकार में उत्तरदायी शासन की बात नहीं करते हैं, वहां पर निरंकुश सरकार की बात करते हैं। और कहते हैं कि प्रांतीय सरकार से, तीसरी बात कहते हैं कि जो प्रांतीय सरकार की स्वायत्ता होगी, इससे भारत सचिव, जो इंडिया स्टेट सेक्रेटरी है, उसका भार कम होगा, उसका नियंत्रण कम होगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 8 जुलाई 1918 को आई, इसमें 3 बातें कही गई। कौन कौन सी बातें कही गई? एक तो स्थानीय संस्थाओं को सुशासन, स्वायत्ता दिया जाएगा, प्रांतों को सुशासन दिया जाएगा, उत्तरदायी सरकार बनाई, उत्तरदायी व्यवस्था की जाएगी, उत्तरदायी शासन लाया जाएगा। केंद्र के बारे में चुप रहते हैं, कहते हैं वहां उत्तरदायी सरकार नहीं लाई जाएगी। तीसरा कहते हैं प्रांतों में जब स्वायत्ता मिल जाएगी प्रांतीय सरकार को, तो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का काम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नियंत्रण कम हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, तो भारत में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। जो कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे, वे कह रहे थे कि भैया ये जो योजना है ठीक है, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे, जो होम रूल लीग के नेता थे, ये इसको अनुचित बता रहे थे। इस प्रकार से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को एक विधेयक के रूप में 28 मई 1919 को कॉमन हाउस में रखा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदन में रखा गया। और इस पर 23 दिसंबर 1919 को, कब? 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश सम्राट ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। यह भारतीय शासन अधिनियम 1921 में लागू हो गया। हम अब देखेंगे ये जो भारतीय शासन अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बना है। किसके आधार पे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बना है। किसके आधार पे बना है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 के आधार पे बना है। आइए हम भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या बातें नहीं तो उसकी चर्चा करें।
सबसे बड़ी बात है कि इस भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख किया गया। किसका? प्रस्तावना का। और प्रस्तावना में क्या बताया गया? उद्देश्य बताया गया, और उद्देश्य वही है स्वशासन देना। दूसरा क्या कहा गया? भारत सचिव को कहा गया कि अब ये जो है ब्रिटिश संसद का एजेंट होगा। कौन? भारत सचिव क्या होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एजेंट होगा, प्रतिनिधि होगा। और ये जो भारत का सेक्रेटरी है, भारत सरकार और भारत के राजस्व पे देखभाल करेगा। क्या करेगा? भारत सरकार और भारत के राजस्व की देखभाल कौन करेगा? अब भारत सचिव करेगा। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स जो हैं अपने सारे कामों को किसको सूचित करेंगे? भारत सचिव को सूचित करेंगे। इस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्ति कुछ घटाई गई और भारत सचिव की शक्ति बढ़ाई गई। फिर गवर्नर जनरल की शक्ति में बहुत को जो देश के अंदर यूज कर रहे थे, कोई बहुत अंतर नहीं आया। इनके पास विदेशी मामले और राजनीतिक विभाग दोनों रहे। राजनीतिक विभाग के द्वारा जो गवर्नर जनरल है वो देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता है, और जब वो देशी रियासतों पर नियंत्रण का काम करता है तो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाता है। वायसराय कब कहलाएगा गवर्नर जनरल? जब गवर्नर जनरल देशी रियासतों के नियंत्रण का काम करेगा, देखभाल का काम करेगा, तो वायसराय कहलाएगा। देशी रियासतों में वायसराय अपना एक प्रतिनिधि रखता है। उस प्रतिनिधि को रेजिडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडेंट कहते हैं। चौथी बात जो आई भारत शासन अधिनियम में, वो संघ शासन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संघ शासन की स्थापना हुई। संघ शासन की स्थापना से क्या हुआ? शक्ति का विभाजन हुआ। किसका विभाजन? शक्ति विभाजन हुआ। क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हुआ? संघ की शक्ति अलग कर दिया, प्रांत की शक्ति अलग कर दिया। संघ की शक्ति में विदेश सुरक्षा क्या रखा? विदेश रखा, सुरक्षा रखा, डाक रखा, तार रखा, सिक्का रखा, संचार रखा, व्यापार रखा, जहाज रखा इत्यादि। विदेश, सुरक्षा, संचार, डाक, तार, संचार, सिक्का, जहाज इत्यादि। जबकि जो प्रांतीय शक्तियां दिया, इसमें स्थानीय महत्व की चीजें दिया। कौन सा दिया? स्थानीय महत्व की। इसमें क्या दिया? शिक्षा दिया, कृषि दिया, वन दिया, जल दिया, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य दिया, पुलिस दिया। क्या क्या दिया? शिक्षा, कृषि, वन, जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस। क्या क्या दिया? शिक्षा, कृषि, वन, जेल, स्वास्थ्य और पुलिस दिया। अगली बात क्या हुई? पांचवी, संसद की स्थापना हुई। आप देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 में सीएलए का प्रयोग हो रहा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रयोग चलन में था, केंद्रीय विधान परिषद का था। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद को खत्म करके संसद शब्द का प्रयोग किया और कहा यह संसद के दो चैम्बर होंगे, संसद के दो हाउस होंगे, दो सदन होंगे। कौन कौन? एक राज्य परिषद, एक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद ने कहा 60 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 60 सीटें होंगी, जिसमें वायसराय द्वारा 26 सीटें मनोनीत की जाएंगी। अर्थात राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे। 60 में दो तरीके से आएंगे, कुछ लोग मनोनयन के माध्यम से आएंगे, कुछ लोग निर्वाचन के माध्यम से आएंगे। मनोनयन के लिए कुल कितनी सीट होगी? 26 सीट होगी। मनोनयन कौन करेगा? वायसराय करेंगे। कौन करेंगे? वायसराय करेंगे। मनोनयन क्या करेगा? 26 लोगों का मनोनयन करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? वायसराय करेगा। और 34 लोगों का निर्वाचन होगा। कितने लोगों का निर्वाचन होगा? राज्य परिषद में। राज्य परिषद क्या है? यह संसद का उच्च सदन है। क्या है?
संसद का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है। और निर्वाचन 5 साल के लिए होगा। कितने का होगा? 34 लोगों का होगा। अब 34 लोगों का जो निर्वाचन होगा यह भी बटा हुआ कि ये कौन कौन लोग हैं। जनरल से 20 लोग आएंगे, जनरल से 20 लोग आएंगे, मुसलमानों से 10 लोग आएंगे, मुसलमानों से 10 लोग आएंगे, यूरोपियन यूनियन से 3 लोग आएंगे, यूरोपियन यूनियन से 3 लोग आएंगे, और सिखों से 1 सदस्य आएगा। तो इस प्रकार से 20 10 30 3 33 1 34 हुआ। कितने हुए? 34। इनका निर्वाचन होगा, इनका निर्वाचन होगा, इनका निर्वाचन कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा। यह तो रहा उच्च सदन, राज्य परिषद। निम्न सदन जो है केंद्रीय विधानसभा थी। कौन थी? केंद्रीय विधानसभा थी। इसमें 145 सदस्य रखे गए। यह संसद के दूसरा सदन है, निम्न सदन। इसका नाम है केंद्रीय विधानसभा। इसमें कितने सदस्य आए? 145 सदस्य आए। 145 सदस्यों में सरकारी सदस्य होंगे, सरकारी सदस्य भी मनोनीत ही होंगे, इनकी संख्या 26 होगी। और 15 सदस्यों का मनोनयन होगा, 26 15। फिर निर्वाचन होगा कितने सदस्यों का? 104 सदस्यों का। 104 सदस्यों का निर्वाचन होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद में निर्वाचन 5 साल के लिए होगा। राज्य परिषद में निर्वाचन कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए। और केंद्रीय विधानसभा में कितने दिन के लिए निर्वाचन होगा? 3 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। यहां भी आप देखेंगे तो जो 104 लोगों का निर्वाचन होना है, यह भी वर्गवार लोग हैं। जनरल से कितने आएंगे? 52 लोग आएंगे। जनरल से कितने लोग? 52 लोग। मुसलमानों से 30 लोग, मुसलमानों से 30 लोग। सिख से 2 लोग, सिख से 2 लोग, और स्पेशल विशिष्ट वर्ग से 20 लोग आएंगे। तो 52 30 2 20 104 हो गए। इस प्रकार से संसद का एक मॉडल भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। अगली बात इसमें क्या की? प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया। प्रांतों में क्या किया? द्वैध शासन। 2 प्रकार। कहा कि जो प्रशासन के विषय हैं, प्रशासनिक विषय हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया। कहा आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में उसमें क्या किया? महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा। किसको रखा? महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा। और इसको कौन प्रशासित करेगा? कार्यकारी परिषद प्रशासित करेगी। कार्यकारी परिषद कौन है? ये एक प्रकार के लोक सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, और गवर्नर के द्वारा नियुक्त हैं। किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायिका के प्रति, विधान परिषद के प्रति क्या है? उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार से ये आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इसमें क्या रखा? शांति को रखा, चुनाव को रखा, अंग्रेजी शिक्षा को रखा, वित्त को रखा, श्रम को रखा, बिजली को रखा, समाचार पत्र को रखा। क्या क्या रखा? शांति व्यवस्था, चुनाव, अंग्रेजी शिक्षा, वित्त, श्रम, बिजली, समाचार पत्र। हस्तांतरित विषय में कम महत्व के विषय को रखा। क्या? कम महत्व के विषय को रखा। इसका प्रशासन कौन करेगा? मंत्री करेगा। मंत्री कहां से है? लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है, अर्थात उत्तरदायी व्यक्ति है। इसमें क्या दिया? जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन, शिक्षा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। और इसमें अगला क्या काम दिया? गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें सदस्यों की संख्या 8 कर दिया, और उसमें 8 सदस्य में 3 भारतीय होंगे। तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य संख्या क्या कर दिया? 8, और 8 में 3 भारतीय होंगे। और इसमें गवर्नर जनरल को कह दिया कि आप जो हैं चाहें तो सदन का जो 3 साल का कार्यकाल है, इसको बढ़ा सकते हैं, सदन के अधिवेशन को विघटित कर सकते हैं, सदन का अधिवेशन बुला सकते हैं। स्त्रियों को भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मताधिकार प्रदान किया गया, और इसी अधिनियम में गवर्नर को मंत्रियों को बर्खास्त करने का
अधिकार दिया गया, कानून बनाने के लिए सहमति गवर्नर की आवश्यक कर दी गई, गवर्नर को वीटो पावर दिया गया, गवर्नर को जरूरत पड़ने पर अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। इस प्रकार से हमने देखा भारत का शासन अधिनियम 1919। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा आप मेरा यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद DRGT। थैंक यू।